नमस्कार दोस्तों, रामनार क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। यदि आप झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसे ज़रूर देखें, या फिर आप लोग बिहार दरोगा का या बिहार पुलिस का या फिर बिहार इंटर स्तरीय का भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसे प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएँ और लगा करके आप लोग खुद देखिए कि आप लोग कितने तैयार हैं, कितना प्रिपरेशन है आप लोगों को, और लास्ट में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा। कालीबंगा ये लूनी नदी पे, नहीं ये गलत है। कालीबंगा आपका एक घग्गर नदी पे है। कौन सा नदी पे है? घग्गर नदी पे है। बाकी एक अब देखिए आप धौलावीरा जो है आपका एक कच्छ के रण में है, राखीगढ़ी घग्गर नदी पे है और रोपड़ आपका सतलज नदी पे है। धौलावीरा के बारे में बात करें तो ये आपका गुजरात में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में और रोपड़ आपका पंजाब में पड़ता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है? आंसर आपका डी हो जाएगा, जावलो उपनिषद में। ठीक ना, जावलो उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है। यदि क्वेश्चन आए कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने थे? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, खड़ग सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़ग सिंह बने थे। 3 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किताब उल यामिनी किसकी रचना है? आंसर आपका सी हो जाएगा, उत्बी की है। ठीक है, किताब उल यामिनी उत्बी की रचना है। यदि हम फिरदौसी के बारे में बात करें तो इनकी प्रमुख रचना शाहनामा है। अमीर खुसरो का जो प्रसिद्ध जो रचना है आपका तुगलकनामा है। और आपका अलबरूनी के बारे में बात करें तो अलबरूनी के जो प्रसिद्ध बुक है वो आपका किताब उल हिंद है। तो इसे भी याद रखिएगा। किताब उल यामिनी की किसकी रचना है? तो आपका उत्बी के। 4 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हेक्टर मुनरो संबंधित था। आंसर आपका सी हो जाएगा, बक्सर के युद्ध से। बक्सर का जो युद्ध हुआ था आपका 1764 में हुआ था। इसे भी याद रखिएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। मेरठ विद्रोह आपका 10 मई 1857 का हुआ था। तो इसे भी याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये आपका 1768-69 में हुआ था। तो हेक्टर मुनरो किससे संबंधित था? तो बक्सर के युद्ध से। 5 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? आंसर आपका डी हो जाएगा, भरत मुनि की। नाट्य शास्त्र आपका भरत मुनि की रचना है। कलहन की रचना राज्य तरंगनी है। वाण भट्ट के बारे में बात करें तो इनकी जो प्रसिद्ध बुक है वो आपका हर्ष चरिता या कदम्बरी। दांडी का जो प्रसिद्ध बुक है आपका 10 कुमार चरित। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? तो भरत मुनि के। 6 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की थी? आंसर आपका ये हो जाएगा, 1984 में हुआ था। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में हुआ था। इसे याद रखिएगा। 7 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस वर्ष से भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया जाने लगा? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, 1996 से। 1996 से भारतीय नोटों को अशोक स्तंभ के जगह महात्मा गांधी का चित्र अंकित किए जाने लगा। तो 8 का आंसर आपका डी हो जाएगा, 1996। क्वेश्चन नंबर 9, मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु से गोविंदवाल जाकर भेंट की और उनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ ज़मीन दी? आंसर आपका बी हो जाएगा, गुरु अमरदास। गुरु अमरदास जो थे ये सिख के तीसरे गुरु थे। पहला गुरु जो थे आपका गुरु नानक थे, दूसरा गुरु अंगद थे, तीसरा आपका गुरु अमरदास, चौथा आपका गुरु रामदास थे और 5वां आपका गुरु अर्जुन देव थे। तो एक क्रम भी आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी क्रम भी दे देता है कि आप क्रमानुसार इसे सजाएं। तब 9 का आंसर आपका बी हो जाएगा, गुरु अमरदास। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, स्टम्प ड्यूटी।
स्टैंप ड्यूटी जो होता है आपका संघ द्वारा यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, परंतु इसे राज्यों के द्वारा एकत्र या विनियोजित किया जाता है। 10 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव कौन करता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। ठीक है, इसे याद रखिएगा कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव आरबीआई करता है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। 11 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटा में जनसंख्या, तो इसे याद रखिएगा। 12 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन जो है ये आपका भारत सरकार के राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। बाकी पूर्ण रोजगार हो गया, मूल्य स्थिरता हो गया, धन तथा आय का नियोजित वितरण, ये सब भारत सरकार के राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। आंसर 13 का आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, हैदराबाद में। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में स्थित है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर की स्थापना 2007 में हुआ था, तो इसे भी याद रखिएगा। हैदराबाद में 2007 में किया गया था। 14 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, कोरोमंडल तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम कोरोमंडल तटीय मैदान है। एक कोरोमंडल तटीय मैदान जो है आपका तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। बाकी आपका ये जो कोंकण तट हो गया, गुजरात का मैदान हो गया, ये मलाबार तटीय मैदान हो गया, ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान का अन्य नाम है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। 15 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे अवस्थित है, यह किसकी सहायक नदी है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, कृष्णा नदी की। हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे स्थित है, तो जो मूसी नदी जो है आपका एक कृष्णा नदी की सहायक नदी है। 16 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, ओजोन परत क्षरण रोकने से। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका 16 सितंबर, ठीक है, 16 सितंबर 1987 को हुआ था। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 ईस्वी को। इसे लागू किया गया था 1 जनवरी 1989 ईस्वी को। ठीक ना, इसे भी याद रखिएगा, कब लागू किया गया था? तो 1 जनवरी 1989 ईस्वी को। 17 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है। आंसर आपका बी हो जाएगा, भू परिभ्रमण, यानी कि पृथ्वी की परिभ्रमण के कारण दिन और रात होता है। 18 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। इस विभाजन का आधार है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, जनजातीय। ठीक ना, आपका जो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ जो विभाजित किया गया है, ये आपको जनजातियों के आधार पर विभाजित किया गया है। 19 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, उड़ीसा। भारत में देखिए कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें से आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। 20 का आंसर आपका सी हो जाएगा, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा। कह रहा है कि हाइजेनबर्ग अपवर्जन का नियम दिया था, ये गलत है। अपवर्जन का नियम पाउली ने दिया था। किसने दिया था? पाउली ने दिया था। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। बाकी आपका देखिए डोबेराइनर ने त्रिक का नियम दिया था, ये सही है। न्यूलैंड्स ने ऑस्टक का नियम दिया था, ये भी सही है। मोस्ले जो है ये आधुनिक आवर्त सारणी दिया था, सी भी सही है। तो कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 कह रहा है कि फ्यूज को सदैव परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 2 कह रहा है कि विद्युत फ्यूज समांतर तांबा और टीन के मिश्र धातु का बना होता है। आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि दोनों कथन सही नहीं है। फ्यूज जो होता है ये
परिपथ में समानांतर नहीं, ये श्रेणी क्रम में लगा रहता है, ठीक ना। तो इसे याद रखिएगा। फ्यूज जो है इस सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब फ्यूज तार जो होता है आपका टीन और लेड का, इसे याद रखिए, टीन और लेड का मिश्र धातु होता है, तांबा का नहीं होता है। तो दोनों आंसर आपका गलत है। 22 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है? आंसर आपका देखिए डी हो जाएगा, मोजाम्बिक की जलधारा। मोजाम्बिक की जलधारा आपका हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है। सुसीम की जलधारा यह देखिए आपका प्रशांत महासागर की जलधारा है, एक गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर की। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है। अब बेंगुआला की जो जलधारा है आपका ये भी ठंडी जलधारा है, तो इसे याद रखिएगा। 23 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ग्लोबल वार्मिंग हेतु निम्न में से कौन एक महत्वपूर्ण जिम्मेवार कारक है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, धान की फसल। धान की फसल से देखिए मीथेन गैस निकलती है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारक है। 24 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में कौन सी नदी गंगा में दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, महानंदा नदी। महानंदा नदी जो है आपका उत्तरी दिशा से आकर के मिलती है, ठीक है। बाकी जो आपका पुनपुन हो गया, फल्गु नदी और कर्मनासा नदी जो है आपका ये दक्षिणी दिशा से आकर के गंगा नदी में मिलती है। 25 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, पर्वत पदीय पठार, ठीक ना। मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को पर्वत पदीय पठार के नाम से जाना जाता है। 26 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो सरकार जो होती है उस समय का उसे इस्तीफा देना पड़ता है। 27 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, 2/3 होना चाहिए, ठीक ना। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम 2/3 होनी चाहिए। 28 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आंसर आपका सी हो जाएगा, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। नहीं, ये गलत है। धन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। बाकी संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, ये सही है। संयुक्त अधिवेशन की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होता है, बी भी सही है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष करता है, डी भी सही है। तो कह रहा है कौन सा गलत है? तो 29 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं। इसके उपरांत संसद के किस समिति इसकी जांच करती है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, ठीक है, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं आपका राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति के बारे में बात करें तो इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य आपका लोकसभा के होते हैं। विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं और विनियम समिति में भी आपका 15 सदस्य होते हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 30 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संचित निधि पर भारतीय व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? आंसर आपका डी हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं भाता। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं भाता जो होता है उस राज्य सरकार के संचित निधि पे भारित होता है, जिस राज्य में उच्च न्यायालय होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का वेतन एवं भाता भारत के संचित निधि पर निर्भर करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो पेंशन जो होता है ये भी भारत के संचित निधि से दिया जाता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन भी भारत के संचित निधि से दिया जाता है। 31 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्य की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है?
आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक ना। किसी भी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या से 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। 32 का आंसर आपका बी हो जाएगा। और कम से कम 40 होना चाहिए, ये भी मतलब कंडीशन है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 32 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकारें निलंबित कर दी जाती है, तो नहीं, ये गलत है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं की जाती है, ठीक है ना। बाकी देखिए, राष्ट्रीय आपात संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, ये सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपात की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होनी आवश्यक है, सी भी सही है। बाकी डी कह रहा है आपका संसद द्वारा आपातकाल में राज्यों के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल के समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावित रहते हैं, तो डी भी सही है। तो 33 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, सफ़ेद होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप जो होते हैं उसका जो रंग आपका सफ़ेद होता है। 34 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 के तहत, ठीक ना, राज्य सरकार जो होती है पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा, यानी कि बढ़ावा देगा। 35 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है, क्योंकि? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, प्रिज्म के दोनों सतहों पर किरणों का विचलन होता है। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है, क्योंकि प्रिज्म के दोनों सतहों पर किरणों का विचलन होता है, जिसके कारण वो आपका विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। 36 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, उत्प्लावन बल निर्भर करता है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, विस्थापित द्रव के घनत्व पर। उत्प्लावन बल जो है आपका विस्थापित द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। 37 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, प्रति चुंबकीय पदार्थ, ठीक ना। प्रति चुंबकीय पदार्थ जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। 38 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट होता है। चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो आपका थ्रोम्बोसाइट होता है। 39 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक जो है ये आपको हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। 40 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, पीत लवण निम्न में से कौन सी विटामिनों की आहार नाल द्वारा अवशोषण में मदद करते हैं? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 42, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम। जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम हो जाएगा। 42 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, एक द्विघनात्मक आयन M के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2814 है तथा परमाणु भार 56 है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 32 होगा। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु भार माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 14, 8 और 2, 8 2 10, 14, 24 हो जाएगा। तो 56 में से 24 घटाइएगा तो आपका आंसर 32 हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु भार माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो 43 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, विलयन का सबसे प्रमुख गुण है? आंसर आपका ये हो जाएगा, समांग होना। विलयन का जो सबसे प्रमुख गुण जो होता है आपका समांग होना होता है। 44 का आंसर आपका ये हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक ना, नाइट्रोजन आपका एक त्रिबंधक तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 46, आवर्त सारणी के किस उपवर्ग को हाइड्रोजन वर्ग कहा जाता है? तो आंसर देखिए आपका 7A हो जाएगा। ठीक ना, आवर्त सारणी के 7A उपवर्ग को हाइड्रोजन वर्ग कहा जाता है। 46 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, पेप्टाइड होता है। रासायनिक रूप से इंसुलिन आपका प्रोटीन होता है, ठीक ना, जिसे पेप्टाइड भी कहते हैं। 47 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ज्वरीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा जो है आपका एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह नहीं है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, कोचीन। कोचीन बंदरगाह ये आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। बाकी चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नोर जो बंदरगाह है आपका, ये भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। तो 49 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? आंसर आपका डी हो जाएगा, ये सिक्किम में निवास करती है। ठीक है, लिम्बू जनजाति आपका सिक्किम में निवास करती है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन सा होता है? तो देखिए परमाणु का जो 3 मौलिक कण होता है आपका, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में होता है तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? आंसर देखिए आपका आर्गन हो जाएगा। ठीक ना, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला, यहाँ पे देखिए अक्रिय गैस दिया हुआ है, तो सबसे अधिक अक्रिय गैस वायुमंडल में आर्गन गैस पाया जाता है। कौन सा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि कौन सा अक्रिय गैस आपका वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो आंसर आपका रेडॉन हो जाएगा। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो जेनॉन हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है? तो कार्बन हो जाएगा। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है चांदी को। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड को। ठीक है ना, कृत्रिम वर्षा हेतु सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। लोहे का शुद्धतम रूप होता है तो पिटवा लोहा। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है तो आइसोप्रीन का। ठीक ना, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। लेड संचय बैटरी में प्रयोग किया जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4। ठीक ना, सल्फ्यूरिक एसिड इससे बोला जाता है। ठीक ना, लेड संचय बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। कोल गैस मिश्रण है तो देखिए कोल गैस जो होता है आपका हाइड्रोजन प्लस मीथेन का। आपका प्रोड्यूसर गैस जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। और जल गैस जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। तो तीनों आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, सबसे उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है तो एंथ्रासाइट कोयला को। एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सा होता है? तो ब्यूटेन गैस होता है। एलपीजी में प्रमुख घटक कौन सा होता है? तो ब्यूटेन गैस। लाइटर जो होता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि लाइटर में कौन सी गैस रहती है? तो उसमें भी ब्यूटेन गैस होती है। दूध से दही बनना उदाहरण है तो किण्वन का उदाहरण है। दूध से दही बनना किण्वन का उदाहरण है। धातुओं के ऑक्साइड की प्राकृतिक होती है तो देखिए क्षारीय होती है, इसे याद रखिएगा। धातुओं के ऑक्साइड की प्राकृतिक क्षारीय होती है। हास्य गैस के रूप में जाना जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक ना, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस यानी कि हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। तो आज का प्रश्न यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।